हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल योर क्लासमेट। मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पहला टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दुनिया में जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, उसके बाद जब सिविलाइजेशन शुरू होने के बाद जब इंसानों ने कैसे बिजनेस करते हैं वो जाना है। तभी से इंडिया और यूरोप के बीच में एक ट्रेड रिलेशन था। तभी से इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड रिलेशन था। इंडिया से सामान खरीद के यूरोपियन लेके जाते थे यूरोप में, और यूरोप के मार्केट में बहुत ज़्यादा मुनाफे में उसको सेल कर देते थे। ठीक है, तो इंडिया से जो चीज़ यूरोप वाले लेके जाते हैं उसमें से मेन चीज़ जो है वो है प्रीशियस स्टोन्स, स्पाइसेस मतलब मसाला, खाना बनाने के लिए जो मसाला चाहिए और खाने को प्रिजर्व करने के लिए जो मसाला चाहिए, ये सारे चीज़ इंडिया में बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलता था। तो वही अच्छा क्वालिटी का सामान बहुत सस्ते दाम में यूरोप वाले क्या करते थे, इंडिया से खरीद के यूरोप लेके जाते थे और यूरोप के मार्केट में उसको ज़्यादा मुनाफे में सेल करते थे। और पहला जो चीज़ था इंडिया से लेके जाते थे वो था प्रेशियस स्टोन्स, उसके बाद स्पाइसेस और कैलिसोस मतलब कॉटन फैब्रिक। ये जो डस्टबिन में दिखाई दे रहा है ना, ऐसे कॉटन फैब्रिक को लेके जाते थे उधर और यूरोप के मार्केट में बहुत ज़्यादा मुनाफे में बेच देते थे। और ये जो इंडिया का जो स्पाइसेस और कैलिसोस था वो उस टाइम के दुनिया के बाकी जगहों से जो भी कैलिसोस और स्पाइसेस मिलता था उससे ज़्यादा क्वालिटी में बहुत ज़्यादा बेहतर था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसीलिए यूरोप के मार्केट में इंडियन स्पाइसेस, इंडियन मसाला और कैलिसोस का बहुत ज़्यादा डिमांड था। ऐसे ही 15वीं सेंचुरी में क्या हुआ, ऐसे धीरे धीरे करके यूरोप में कुकिंग करने के लिए और खाने को मांस, मान लीजिए कोई भी खाना को प्रिजर्व करने के लिए, मीट को, तो जो मसाले की ज़रूरत पड़ता था वो इंडिया से बहुत भारी मात्रा में यूरोप में जाता था। इसीलिए इंडिया का जो मसाला है उसका डिमांड बहुत हाई लेवल पे था उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ इंडिया और यूरोप के बीच में पहले से ही था। ठीक है, इंडियन गुड्स का जो डिमांड था यूरोपियन मार्केट में बहुत पहले से था। इसीलिए जब से यूरोपियन ने, सारे दुनिया के लोगों ने जब से बिजनेस करना सीखा है, उसी टाइम से इंडिया और यूरोप के बीच में एक ट्रेड रिलेशन था। तो अब जानना है ये जो ट्रेड रिलेशन था, ये ट्रेड कौन से रास्ते से होता था। इंडिया और यूरोप के बीच में 15वीं सेंचुरी से पहले जो ट्रेड होता था वो कौन से रास्ते से कैसे होता था। तो हम अब वर्ल्ड मैप को देखेंगे, उसमें दो रूट को हम पहले जानेंगे। तो अगर ये वर्ल्ड मैप हम लोग देखते हैं तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें पहला जो रूट है यूरोप से इंडिया और इंडिया से यूरोप जाने के लिए, ये जो पहला रूट है, ये पहला रूट कहाँ से निकलता है, ये पहला रूट निकलता है, मान लीजिए ये है पुर्तगाल, स्पेन, ये है यूरोप से निकाल के वो सीधा जाता है। ये नीला जो हिस्सा है ये मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी होके फिर सीरिया होके फिर इराक, ईरान होके फिर अफगानिस्तान होके इंडिया। उस टाइम पे इंडिया मतलब पाकिस्तान और इंडिया मिला के इंडिया होता था। इसलिए हम लोग पहला रूट बना यूरोप के रास्ते से निकाल के फिर समुद्र, मेडिटेरियन सी, उसके बाद सीरिया, इराक, ईरान, उसके बाद अफगानिस्तान क्रॉस करके फिर इंडिया पहुंचना। ये पहला रूट हो गया। इसी रूट के थ्रू पहले यूरोपियंस एंड इंडियंस, ये दोनों लोग एक दूसरे के बीच में बिजनेस करते थे। ज़्यादातर यूरोपियंस लोग इंडिया से सामान खरीद के लेके यूरोप जाते थे। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा रूट हम लोग देख लेते हैं। दूसरा रूट कौन सा है, ये सेम ऐसे ही यूरोप से निकाल के फिर मेडिटेरियन सी होके ये इजिप्ट में घुस जाना, फिर इजिप्ट से निकाल के रेड सी होके, अरेबियन सी होके फिर इंडिया पहुंचना। वही रास्ता यूरोप, फिर उसके बाद मेडिटेरियन सी, फिर इजिप्ट, फिर रेड सी, फिर अरेबियन सी होके इंडिया पहुंचना। ये जो दो रूट है, इस दो रूट के थ्रू भारतवर्ष और यूरोप के बीच में पहले से ही ट्रेड चलता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यूरोप में 15वीं सेंचुरी से पहले वास्को ड गामा इंडिया आने से पहले यूरोप इंडिया के बारे में जानता नहीं था। ऐसा नहीं था। यूरोप और इंडिया एक दूसरे के साथ बहुत पहले से ट्रेड रिलेशन में थे और ये दो ट्रेड रूट के थ्रू यूरोप और इंडिया के बीच में ट्रेड होता भी था। लेकिन फिर 1453 में क्या हुआ, ये अरब ट्रेडर्स मतलब ये ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, ये जो इलाका है यहाँ पे, सऊदी अरबिया, ये जो इलाका है यहाँ पे अरब ट्रेडर्स थे। तो इन अरब ट्रेडर्स भी इंडिया से सामान खरीदते थे और बेचते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, ये जो पहला जो यूरोप और इंडिया के बीच में ये जो रूट थे, ट्रेड रूट 1 और ट्रेड रूट 2, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, तो ये दो रूट को बंद कर दिए, यूरोपियंस के लिए बंद कर दी। उन लोगों ने क्या बोला, उन लोगों ने यूरोपियंस को बोला कि इस रूट के थ्रू आप लोग भारत के साथ बिजनेस नहीं कर सकते हो। अगर आपको भारत से सामान लाना है, खरीदना है, तो वो हम लोगों के थ्रू खरीदेंगे। मतलब भारत से सामान अरब ट्रेडर्स खरीदेंगे, फिर अरब ट्रेडर्स से सामान यूरोपियंस लोग खरीदेंगे और फिर यूरोपियन मार्केट में ले जाके उसको
मुनाफे में सेल करेंगे। तो ऐसा जब जब बीच में यूरोपियंस और इंडियन ट्रेड के बीच में जब अरब ट्रेडर ऐसे घुस गए, तो उसके वजह से क्या हुआ, यूरोपियन का जो मुनाफा था, जो प्रॉफिट था, वो कम हो गया, क्योंकि बीच में वो लोग यूरोपियन डायरेक्ट इंडिया से सामान नहीं खरीद सकते थे उस टाइम, फिर उनको भाया थ्रू अरब ट्रेडर्स से खरीदना पड़ता था। तो इसीलिए अरब ट्रेडर से जब खरीदते थे वो दाम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसीलिए जब वो यूरोपियन मार्केट में वो सामान को बेचते थे उसका प्रॉफिट लेवल थोड़ा कम हो गया। तब जाके इन लोगों को, यूरोपियंस को समझ में आया कि ऐसे तो होगा नहीं, तो उन लोगों ने उसके बाद ही यूरोप से इंडिया आने के लिए जो डायरेक्ट ट्रेड रूट उन लोगों को चाहिए वो ढूंढना चालू कर दिए थे। तो कैसे उसमें डायरेक्ट, कैसे यूरोपियन लोगों ने कैसे इंडिया आने के लिए डायरेक्ट सी रूट ढूंढे, वो तो हम थोड़ी देर बाद ही पढ़ लेंगे। तो अब हम समझेंगे। तो ये जो अरब ट्रेडर्स ने जो पहला जो यूरोपियन का जो 2 ट्रेड रूट था वो कैसे और क्यों बंद किए, ये हम लोग समझेंगे अभी। तो अगर हम लोग फिर से वो वर्ल्ड मैप को देखें, मतलब यूरोप के मेडिटेरियन सी का जो साइड वाई एरिया है, मेडिटेरियन सी का जो एरिया है, उसको अगर वर्ल्ड मैप पे देखें, हम देखेंगे 1451 से 1520 तक यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर जो था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। पहले हम समझ लेते हैं 1453 से पहले क्या हुआ था। 1453 से पहले ये जो इलाका है, मेडिटेरियन सी का जो साइड का जो एरिया है, जो यहाँ से नॉर्थ अफ्रीका होके, इजिप्ट होके, सीरिया होके, फिर इटली होके, बुल्गारिया होके, जब ये जो इलाका है, मतलब ये इस इलाके में, इस एरिया पे एक रोमन कैथोलिक जो एम्पायर है कॉन्स्टेंटिनोपल, इसका राज था। ठीक है, उसको हम बाइजेंटाइन एम्पायर भी बोलते हैं। तो उसका राज था। तो उस टाइम पे क्या था, ये लोग सब रोमन कैथोलिक थे। तो यूरोपियन आसानी से मेडिटेरियन सी क्रॉस करके सीरिया होके, इराक, ईरान होके, अफगानिस्तान होके इंडिया पहुँचते थे, या तो मेडिटेरियन सी से इजिप्ट जाके क्योंकि रेड सी लेके इंडिया आते थे, क्योंकि ये एरिया रोमन कैथोलिक के अंदर था। और यूरोपियन भी सारे लोग रोमन थे, क्रिश्चियन थे, सॉरी रोमन नहीं, क्रिश्चियन थे। तो अब 1453 आते आते क्या हुआ, ये जो बाइजेंटाइन एम्पायर है, इनका डिक्लाइन होने लगा। और उसी जगह पे कौन आया, ये ऑटोमन एम्पायर आया। और ऑटोमन एम्पायर ने पूरा जो मेडिटेरियन सी का जो साइड का जो एरिया है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। ये एरिया जब ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में चला गया, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन लोग कैथोलिक क्रिश्चियन, मतलब यूरोपियंस को मेडिटेरियन सी के थ्रू बिजनेस करने से रोक दिया, क्योंकि वो लोग यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर के थ्रू बहुत ज़्यादा अरब ट्रेडर्स यहाँ पे पावरफुल हो गए थे। उन्होंने चाहा कि यूरोपियन को इधर आने नहीं देंगे और इंडिया के साथ पूरा डायरेक्ट बिजनेस बस अरब ट्रेडर्स का रहेगा, और यूरोपियंस को अरब से ही सामान खरीदना पड़ेगा। यूरोपियन को अरब ट्रेडर्स से इंडियन सामान खरीद के फिर यूरोप ले जाके बेचना पड़ेगा। तो ये प्लान बनाया ये अरब ट्रेडर्स ने ऐसे। तो इसीलिए दे कट द प्रीवियस ट्रेड रूट ऑफ यूरोपियन। ठीक है, तो हम लोगों को समझ में आ गया पहले क्या था। 1453 के पहले मेडिटेरियन और उसका जो आसपास का इलाका है, एरिया है, वहाँ पे रोमन कैथोलिक एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर का, जिसका कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब आज के दिन में जो इस्तांबुल शहर है टर्की का, उसी को उस टाइम पे कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते थे। तो वही कॉन्स्टेंटिनोपल, वही बाइजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल था। ठीक है, तो 1453 से पहले ये जगह पे कॉन्स्टेंटिनोपल यानी बाइजेंटाइन एम्पायर का शासन था। उसके बाद इसीलिए यूरोपियन ट्रेडर डायरेक्ट मेडिटेरियन सी के थ्रू सीरिया, इराक, ईरान होके, अफगानिस्तान होके इंडिया आते थे और फिर सामान लेके चले जाते थे। लेकिन क्या हुआ, 1453 के बाद वहाँ पे जो मेडिटेरियन सी और उसका जो आसपास का इलाका है, एरिया है, वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर स्ट्रांग हो गया और पूरा का पूरा एरिया का कब्जा, शासन ऑटोमन एम्पायर के हाथ में चला गया। और उन्होंने क्या किया, तब ऑटोमन एम्पायर, वो लोग अरब थे, तो उन लोगों ने अरब ट्रेडर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए। और अरब ट्रेडर वही ऑटोमन एम्पायर के थ्रू ये यूरोपियन का जो आने का जो रास्ता था, मेडिटेरियन सी के थ्रू इजिप्ट या तो सीरिया होके इंडिया आने का जो रास्ता था, इन दोनों रास्ते को बंद करवा दिए। और पूरा का पूरा इंडिया के साथ जो बिज़नेस था यूरोपियन का, वो डायरेक्ट बिजनेस को कट कर दिए और पूरा इंडिया के साथ जो बिज़नेस का मोनोपोली अरब ट्रेडर्स ने अपने हाथों में ले लिए। ठीक है, तो ये 2 कारण था, ये 2 कारण के थ्रू, ये 2 कारण के लिए यूरोपियन का जो डायरेक्ट इंडिया आने का जो ट्रेड रूट था, पहले वो दोनों ट्रेड रूट कट हो गया। पहला कारण यह था कि कॉन्स्टेंटिनोपल का डिक्लाइन हो गया और उसी जगह पे ऑटोमन एम्पायर आ गया। और दूसरा, अरब ट्रेडर चाहते ही थे कि ऑटोमन जैसे तैसे करके यूरोपियंस को इंडिया में आने के लिए जो रास्ता है उसको बंद कर दे, ताकि वो लोग सिर्फ इंडिया के साथ सिर्फ अरब ट्रेडर्स का ही बिजनेस हो पाए। ठीक है, अब
हम लोग उस टाइम के दो मेन जो, फिर ये जब हो गया, दोनों ट्रेड रूट कट हो गया यूरोपियंस का, तब यूरोपियन को समझ में आया कि ऐसा तो चलेगा नहीं इंडिया के साथ, इस बिजनेस तो उन लोगों को करना ही है, क्योंकि सामान बहुत क्वालिटी, इंडिया में जो सामान मिलता था वो बहुत क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, जो कैलिसोस था, जो स्पाइसेस था, जो प्रीशियस स्टोन्स थे। तो इसीलिए उस टाइम यूरोप वाले को दिमाग में आया कि ऐसा तो चलेगा नहीं, तो हम लोगों को डायरेक्ट इंडिया जाने के लिए सी रूट ढूंढना पड़ेगा कि तब जाके उन लोगों ने सी एक्सपीडिशन, इंडिया आने के लिए सी एक्सपीडिशन का जो खोज है, सी रूट का जो खोज है उसका शुरू कर दिया। उसी टाइम नेवल एक्सपीडिशन में दो देश सबसे आगे थे, रोमन कैथोलिक दो देश सबसे आगे थे, उसमें से एक था स्पेन, एक था पुर्तगाल, ठीक है। अगर मैप में देखें, ये रहा हम लोगों का स्पेन, ये है पुर्तगाल, वो दोनों एकदम एक साथ एक ही जगह पे है, दोनों लोग स्पेन और पुर्तगाल एक दूसरे के नेबर है यूरोप में, ठीक है। तो वो 15वीं सेंचुरी में एक चीज़ और बहुत अच्छा हो गया था, वो था कि कॉम्पास, एस्ट्रोलोब, ऑलरेडी ये सारे चीज़ जो सी एक्सपीडिशन के लिए चाहिए, ये सब सारे चीज़ इन्वेंट हो चुका था। तो इसीलिए ये सारे चीज़ पुर्तगाल और स्पेन के पास भी था। तो इन लोगों ने इस सारे चीज़ को ये सब कॉम्पास और एस्ट्रोलोब को अच्छी तरीके से यूज़ किए और सी एक्सपीडिशन शुरू कर दिए थे। अच्छा, इस टाइम एक चीज़ दिमाग में रखना होगा, उस टाइम 15वीं सेंचुरी में दुनिया में जितना भी दुनिया में इंसानों को यही मालूम था कि दुनिया मतलब इतना ही है। तब ये जो आज के दिन में जो नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ये जो दो कॉन्टिनेंट है, ये उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था। तो लोगों को यही मालूम था कि अफ्रीका का जो एकदम जो पश्चिम हिस्सा है ना, यहाँ पे एक आइलैंड है, कैनारी आइलैंड, यही दुनिया का सबसे वेस्ट पॉइंट है, उसके बाद और लैंड नहीं है, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इस टाइम तक 15वीं सेंचुरी तक डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब इस टाइम तक डिस्कवर उसके नहीं हुआ था। नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाज नॉट नोन टू ह्यूमन अंटिल 1492 तक दुनिया में ये जो कॉन्टिनेंट है, ये दो बड़ा लैंडमास जो है, ये इसके बारे में इंसानों को नहीं मालूम था। उन लोगों को इतना ही मालूम था कि ये जो यहाँ पे जो अफ्रीका के वेस्ट साइड में जो कैनारी आइलैंड है, यही दुनिया का सबसे ज़्यादा वेस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो फिर 1492 में क्या हुआ था, कोलंबस गया। कोलंबस एक इटालियन लोग थे, वो तो हम दूसरे साइड में देख पढ़ेंगे कोलंबस को लेके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये अमेरिका को डिस्कवर किया 1492 में। उसके बाद लोगों को मालूम पड़ा कि ये जो अफ्रीका का वेस्ट में कैनारी आइलैंड है, ये दुनिया का वेस्ट पॉइंट नहीं है, इसके बाद भी दुनिया का एक और भी बड़ा हिस्सा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे, हम ये जो पहले देखे, ये स्पेन और पुर्तगाल, ये दो देश है उस टाइम सी एक्सपीडिशन में सबसे आगे था। लेकिन हम लोग पहले पढ़ेंगे, हम लोग ये पुर्तगाल के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे और जानेंगे, पुर्तगालियों के बारे में, क्योंकि ये पुर्तगाल पहला यूरोपियन है जो लोग डायरेक्ट सी रूट लेके इंडिया पहुँचे थे, ठीक है। उसके बाद यही रास्ता, पुर्तगाल के खोजे हुए, पुर्तगालियों के खोजे हुए यही रास्ता, ये जो डायरेक्ट सी रूट है, यही रास्ता इंडिया के ब्रिटिश के हाथों इंडिया का जो कॉलोनाइजेशन हुआ था, इसका एक मूल कारण बन गया, ठीक है। तो अब देखेंगे पुर्तगाल को। अगर पहले कुछ नामों को हम जान लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट नेम्स है ना पुर्तगालियों का, जो लोग डायरेक्टली इंडिया आए थे और इंडिया आने के लिए जो भी सी एक्सपीडिशन हुआ था पुर्तगालियों का, उसमें फंडिंग किए थे और नेविगेटर लोगों को साथ दिए थे। ये सारे जो इंपॉर्टेंट नाम है, इनको पहले जान लेते हैं। सबसे पहला जो नाम है, इंपॉर्टेंट नेम है पुर्तगीज़ नेम, वो है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। इन्होंने 1394 से 1460 तक पुर्तगाल में राज किए थे। उसके बाद आया अल्फोंसो V, इन्होंने 1438 से 1481 तक पुर्तगाल के राजा थे। उसके बाद किंग जॉन सेकेंड 1481 से 1495 तक पुर्तगाल के राजा थे। उसके अंडर ही बार्थोलोम्यू दियाज, इन्होंने अफ्रीका का जो एकदम साउदर्न पॉइंट है, जिनका नाम है केप ऑफ गुड होप, वो डिस्कवर किए थे ये बार्थोलोम्यू दियाज ने, ठीक है। तो पहला 3 नाम कौन सा हो गया, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ये एक नेविगेटर था। इन्होंने 1394 से 1460 तक पुर्तगाल में बैठ के कैसे इंडिया तक डायरेक्ट सी रूट खोजे जा सकता है, ये सारे प्लानिंग किए थे, बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे, इंस्टीट्यूट भी बनाए थे नेविगेशन के लिए, नेविगेटरों के लिए। तो उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है वो अल्फोंसो V। उसके बाद किंग जॉन सेकेंड, और किंग जॉन सेकेंड के अंडर बार्थोलोम्यू दियाज ने अफ्रीका का सबसे साउदर्न पॉइंट जो है केप ऑफ गुड होप, वो भी खोज लिए थे। उसके बाद आता है किंग मैनुअल फर्स्ट, जो कि 1495 से 1521 तक पुर्तगाल का राजा थे।
उनके अंडर जो वास्को दा गामा, उन्होंने वास्को दा गामा को फाइनेंस किए और 1498 तक वास्को दा गामा ने इंडिया आने के लिए डायरेक्ट सी रूट खोज लिए थे। फिर आते हैं 3 और नाम। एक है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये वन थे, पहले पुर्तगाल से आए हुए इंडिया में वाइसरॉय थे, पहला वाइसरॉय। उसके बाद दूसरा अल्फांसो दी अल्बुकर्की, जो कि 1509 से 1515 तक इंडिया में वाइसरॉय थे, पुर्तगीज वाइसरॉय। उसके बाद निनो दा कुना, उन्होंने 1529 से 1538 तक भारत में एज ए वाइसरॉय काम किए, पुर्तगीज वाइसरॉय। ठीक है, तो हम एक एक करके फिर इस सारे जो नाम हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो नाम है वो है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। तो ये एक नेविगेटर थे, ये प्रिंस हेनरी एक नेविगेटर थे और ये इंसान इंडिया आने के लिए जो डायरेक्ट सी रूट खोजने के मामले में एकदम ऑब्सेस था। इन्होंने पूरा दिन इनका एक ही काम था, कैसे करके यूरोप से इंडिया आने के लिए डायरेक्ट सी रूट खोजा जा सकता है। ठीक है, तो इनका जो डेडिकेशन है, ये डेडिकेशन देख के उस टाइम पुर्तगाल में जो पोप थे उनका नाम था पोप निकोलस V। इन्होंने एक पेपल बुल ऑफ 1453 करके एक फरमान जारी किए थे, जिसमें इन्होंने बोल दिए थे कि अगर कोई बंदा यूरोप से इंडिया तक डायरेक्ट सी रूट खोज पाएगा तो वो बंदा यही है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। इनको उन्होंने एक बोल दिए थे कि आप जैसे तैसे करके आप एक सी एक्सपीडिशन कीजिए और इंडिया जाने के लिए रास्ता खोजिए। तो एक तरीके से ये पोप ने भी इस इंसान को, मतलब ये प्रिंस हेनरी द नेविगेटर को एक सर्टिफिकेशन दे दिए थे कि अब आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और दुनिया में उस टाइम पुर्तगाल में जब ये जो पोप ने भी जब बोल दिया था कि प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ये ज़रूर एक दिन इंडिया आने के लिए रास्ता ढूंढ पाएंगे, डायरेक्ट सी रूट ढूंढ लेंगे, तब पुर्तगाल में भी सब लोग मानने लगे कि ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, तो इन्होंने बहुत कोशिश की। मॉडर्न एक फास्ट मॉडर्न इंस्टीट्यूट बनाया, साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑफ सीमेंस, मतलब नेविगेटरों के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जहाँ पे नेविगेशन कैसे किया जा सकता है, कैसे सी एक्सपीडिशन होता है, ये सारे चीज़ों को लेके अच्छे से क्लास हुआ, पढ़ाई हुआ। फिर इनके पेट्रोनेज में Portuguese navigators began to explore the possibilities of circumnavigation the African continent। इनके अंदर बहुत सारे पोर्टुगीज नेविगेटर ने क्या किया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के थ्रू सी एक्सपीडिशन चालू कर दिए थे। लेकिन एक ही बात, ये प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन जीते जी ये इंडिया आने के लिए जो डायरेक्ट सी रूट है वो ढूंढ नहीं पाए। ये इनकी सारे कोशिश सब कुछ लगा के भी ये लोग बस यूरोप से इक्वेटर तक ही आ पाए। मतलब ये जो इक्वेटर है, जो लाइन दुनिया को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ये एक काल्पनिक लाइन है। तो यही इक्वेटर तक ही यूरोप से वो लोग इक्वेटर तक रास्ता ढूंढ पाए थे। ठीक है, लेकिन इक्वेटर का क्रॉस करके फिर आगे आने के लिए जो रास्ता वो ये प्रिंस हेनरी द नेविगेटर नहीं ढूंढ पाए। तो इनका सक्सेस इतना ही था कि ये लोग प्रिंस हेनरी द नेविगेटर इक्वेटर तक आने के लिए रास्ता ढूंढ लिए थे। ठीक है, अब आता है अल्फांसो V। इनके अंडर भी पोर्तुगीज नेविगेशन पोर्तुगीज सी एक्सपीडिशन बहुत सारे हुआ, बहुत सारे नेविगेटर ने बहुत कोशिश की। तो इनके टाइम में क्या हुआ, एक और काम हो गया इनके टाइम में, अल्फांसो V के टाइम में, कि पोर्तुगीज नेविगेटर लोगों ने क्रॉस द इक्वेटर इन 1471। इन लोगों ने क्या किया, यूरोप से निकलने के बाद ये इक्वेटर को क्रॉस कर लिए। फिर आता है किंग जॉन सेकेंड, 1481 से 1495 तक। ठीक है, इन्होंने क्या किया, किंग जॉन सेकंड ने क्या किया, किंग जॉन सेकंड ने बार्थोलोम्यू दिवास करके एक नेविगेटर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो साउदर्न पॉइंट है उसको क्रॉस करके और भी आगे निकल जाए। ठीक है, तो ये बार्थोलोम्यू दिवास ने क्या किया, इनको परमिशन मिलने के बाद ये यूरोप से निकले, फिर इक्वेटर क्रॉस किए, फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो साउदर्न टिप है उसको क्रॉस करके इधर चले गए। यूरोप से निकालने के बाद ये क्रॉस करके ये यहाँ पहुँच गए। अफ्रीका का जो साउदर्न टिप है उसको क्रॉस कर लिया इन्होंने। तो क्रॉस करने के बाद एक्चुअली क्या हुआ, 1487 में उन्होंने इस जगह का नाम रख दिया, एक जो साउदर्न पॉइंट है अफ्रीका का, उनका नाम रख दिया क्या, केप ऑफ गुड होप, क्योंकि ये एक आशा दे दिया था कि इस अफ्रीका का साउदर्न टिप क्रॉस हो गया, अब हम इंडिया पहुंच पाएंगे एक दिन ना एक दिन। ठीक है, क्योंकि इसके पहले कैसे भी करके कोई भी बंदा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो साउदर्न टिप है उसी को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो इंडिया थोड़ी पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए ये टिप, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो साउदर्न टिप है इसको क्रॉस करना पुर्तगालियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये बिना अफ्रीकन टिप, साउदर्न टिप को क्रॉस किए ये लोग इंडिया नहीं पहुँच पाएंगे।
तो ये जो मोमेंट था, ये जो साउदर्न टिप क्रॉस करने का जो मोमेंट था, ये एक उस टाइम के लिए सी एक्सपीडिशन के लिए एक क्रूशियल मोमेंट था। ठीक है, तो इस एक्चुअली जो ये बार्थोलोम्यू दियाज है, इन्होंने कैसे, ये तो एक्चुअली एक्सीडेंटली ये साउदर्न जो टिप है, अफ्रीका का जो साउदर्न टिप है उसको क्रॉस कर लिए थे। कैसे, ये जब अफ्रीका का जो साउदर्न जो टिप है, साउदर्न टिप के आसपास पहुँचे तो उस टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आया। उस तूफान ने क्या किया, उनके बार्थोलोम्यू दियाज का जो जहाज़ था उसको खींच के साउदर्न टिप क्रॉस करवा के इधर लेके चले गए, इसीलिए वो साउदर्न टिप को क्रॉस कर पाए थे उस टाइम। तो ठीक है, एक कहावत है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो वो बार्थोलोम्यू ब्रेव थे तो इसलिए किस्मत ने भी साथ दिया, और उन्होंने अफ्रीका का जो साउदर्न टिप था जिसका नाम अब है केप ऑफ गुड होप, उनका ये नामकरण उसी ने किया था। ये नाम केप ऑफ गुड होप, ये जो नामकरण है, ये नामकरण वो जब वो क्रॉस हो गया था उसी के बाद उस जगह का नामकरण ये बार्थोलोम्यू दियाज ने किया था। ठीक है, फिर आते हैं हम थोड़ा सा अभी पढ़ लेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये इंडिया तो नहीं पहुंचे, लेकिन इसको हम इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनका जो पहला टारगेट था, इनको ये भी चाहते थे कि जैसे जैसे करके रास्ता ढूंढने के बाद इंडिया पहुंचे। जैसे कि हम अब तक ये पहले जो 3 नाम पढ़े, ये 3 नाम पुर्तगाल के लोग के थे, पुर्तगाल से थे। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, ये ऐसे तो इटालियन थे, ऐसे तो ये पैदाइश इटालियन थे। उसके बाद इटाली में जेनोआ शहर में 1451 में इसकी जन्म हुआ था। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस टाइम पे 2 ही देश था, हम लोग पहले ही देख लिए थे, एक था स्पेन, एक था पुर्तगाल के लोग तो इंडिया में आए ही थे। तो इसीलिए कोलंबस ने क्या किया, इन्होंने स्पेन के पास चला गया, जाके उनको बोला, स्पेन के राजा को बोला कि हम भी इंडिया पहुंचना चाहते हैं, और हम यूरोप से निकालने के बाद निकाल के ऐसे अफ्रीका को क्रॉस करके इंडिया नहीं पहुंचेंगे, हम दूसरा रास्ता लेंगे। कौन सा रास्ता, ये तो कोलंबस ने जो रास्ते का जो आइडिया दिया था, उन्होंने बोला था कि यहाँ से निकलेंगे हम यूरोप से, सीधा जाएंगे, सीधा अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके फिर ये क्रॉस करके। उस टाइम पे हम लोग ये दिमाग में रखना है कि उस टाइम इंसानों को मालूम नहीं था ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका करके जो आज के दिन में जो कॉन्टिनेंट है, उस टाइम लोगों को ये मालूम नहीं था ये 2 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, वो लोग सोचते थे ये पॉइंट ही दुनिया का वेस्टर्न पॉइंट, मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट है, यहाँ पे दुनिया का जो लैंडमार्क है ख़त्म है। तो कोलंबस ने क्या सोचा, कोलंबस ने सोचा हम सीधा यहाँ से निकलेंगे और अटलांटिक से क्रॉस करके यहाँ से घूम के पीछे से पैसिफिक ओशन होके हम इंडिया पहुँच जाएंगे। ठीक है, वो दूसरा रास्ता, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि नॉर्थ अमेरिका करके भी एक कॉन्टिनेंट है। तो ये प्लान को उन्होंने स्पेन के जो राजा थे उस टाइम उनको बोले, और स्पेन के राजा ने उनके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, पैसा लगा दिया और बोले कि आप जाओ ढूंढो इंडिया को। ठीक है, तो वो जो कैनारी आएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहाज़ लेकर निकल पड़ा इंडिया को खोजने के लिए। उन्होंने सीधा रास्ता पकड़ा यहाँ से, उनको मालूम तो नहीं था कि नॉर्थ अमेरिका करके कोई कॉन्टिनेंट है, तो उन्होंने सीधा निकलने के बाद वो सीधा यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे तो समुद्र खत्म, अटलांटिक से यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ पे अमेरिका शुरू होता है, तो उन्होंने जाके ये यहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद उनको मालूम पड़ा कि वो तो इंडिया तो आए नहीं, क्योंकि इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था उनको, इंडिया के लोग कैसे होते थे, वहाँ का जगह कैसा है, तो उनके दिमाग में तो पॉजिटिव आ गया कि वो लोग इंडिया तो नहीं आए, लेकिन एक नया दुनिया को उन्होंने इन्वेट कर लिया, एक नया दुनिया को उन्होंने डिस्कवर कर लिया और उसका नाम रख दिया क्या, न्यू वर्ल्ड। उन्होंने ये जो कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया उनका नाम रख दिया न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तब जाके दुनिया को मालूम पड़ा, इंडिया के साइड छोड़ के भी जो हम सोच रहे थे कि कैनारी आइलैंड ही साउथ वेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये सोच गलत है, और दुनिया के उस पार भी एक नया दुनिया है जहाँ पे एक बड़ा सा लैंडमार्क पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये खबर फिर कोलंबस ने यूरोप में भेजा। फिर जाके क्या हुआ, जब ये न्यू वर्ल्ड डिस्कवर होने का खबर जब यूरोप में पहुंचा, तो यूरोप में खलबली मच गई। कैसे, तो ये तब उस टाइम पुर्तगाल और स्पेन 2 ताकत थे, तो उन दोनों ने एक होड़ लग गया इन दोनों कंट्री के बीच में, जो कौन से कंट्री कितना ज़्यादा एरिया कब्जा कर पाएंगे दुनिया का। ठीक है, तो ये ऐसे उस टाइम 1492 के बाद दुनिया को मालूम पड़ गया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका करके 2 कॉन्टिनेंट हैं। उस टाइम ये नाम तो नहीं था, उस टाइम कोलंबस ने नाम दिया था न्यू वर्ल्ड करके एक नया दुनिया है इधर। ठीक है, फिर आता है जब ये पुर्तगाल और स्पेन के बीच में जब कंपटीशन चालू हो गया, कौन सा
को किस देश ने कितना जगह एक्वायर करेगा, कितना जगह दखल करेगा, तो उसी के बीच में इसके कारण दोनों देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझने के लिए एक ट्रीटी हुआ था, पुर्तगाल और स्पेन के बीच में एक ट्रीटी हुआ था। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियस। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियस 1494 पे हुआ था। ठीक है, तो दुनिया के बीच में से एक लाइन खींच दी गई। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर का जो लाइन है ना, ये है लाइन। ये लाइन खींचने के बाद बोला गया कि इस साइड में जो भी एरिया है उसको पुर्तगाल, उसमें पुर्तगाल जाएगा, पुर्तगालियों ने दखल करेगा और या तो बिजनेस करेगा, और दूसरे साइड में स्पेन करेगा। ठीक है, दुनिया को इस लाइन के थ्रू पुर्तगाल और स्पेन ने एक दूसरे के बीच में डिवाइड कर लिए थे। ठीक है, तो ये ट्रीटी हुआ था 1494 में। समझ में आ गया। पहले पुर्तगाल के जो पोप थे उन्होंने एक लाइन पहले, इससे ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियस से पहले एक लाइन खींच दिए थे जो 38 डिग्री से जाता था लॉन्गिट्यूडिनल, उसको बोलते हैं पेपल लाइन 1493। लेकिन उस लाइन से ये जो हिस्सा है ब्राज़ील का, ये हिस्सा पुर्तगाल के हाथ से निकल जाता था। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट रुका नहीं। फिर नया लाइन खींचा गया जिस ट्रीटी को, उस ट्रीटी को बोलते हैं द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियस 1494। ये ट्रीटी के बाद, इस लाइन के बाद, ये जो ऑरेंज कलर की जो लाइन है, इस लाइन के जो भी ईस्टर्न साइड में है वो है पुर्तगाल का एरिया, और जो साउदर्न वेस्टर्न साइड में है वो है स्पेन का एरिया। तो इस इलाके में स्पेन जाके अपना कब्जा जमा सकता है, कॉलोनाइज कर सकता है और बिजनेस कर सकता है, और इस इलाके में ये पुर्तगाल जाके अपना बिजनेस कर सकता है, कब्जा जमा सकता है, कॉलोनी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों ने एक दूसरे के बीच में दुनिया को डिवाइड कर लिया। ठीक है, फिर अगर बाद में देखें तो बाद में एक और लाइन खींचा गया था, क्योंकि एक लाइन से क्या होता है, दुनिया तो राउंड है, तो यहाँ से घूमने के बाद कितना एरिया था कि पुर्तगाल इधर, स्पेन इधर तक जाएगा, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद एक और लाइन खींचा गया 1529 में। तो ये यहाँ से स्पेन घूम के इतना तक ही आ सकता था। ठीक है, तो ये एरिया भी स्पेन का हुआ, ये एरिया भी स्पेन का हुआ, और बीच में ये एरिया हमारे पुर्तगाल का हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन हमें याद रखना है ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियस जो 1494 में हुआ था, जिसमें ये ऑरेंज वाला लाइन खींचा गया था। उसका जो ईस्ट वाला हिस्सा है ये पुर्तगाल का हिस्सा होगा, और वेस्ट वाला हिस्सा स्पेन का। ठीक है, अब आते हैं किंग मैनुएल वन। किंग मैनुएल वन कौन थे, एक बार फिर से हम फोटो देख लेते हैं। किंग मैनुएल फर्स्ट, ये इंसान थे किंग मैनुएल फर्स्ट। इन्हीं के अंडर कौन आए थे इंडिया में डायरेक्ट सी रूट ढूंढ के, वास्को ड गामा। ये जो पीरियड था बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो पीरियड था ये पुर्तगाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और भारत बाद में जब कॉलोनाइज हुआ था उसका कारण भी बना यही टाइम पीरियड, यही टाइम। ठीक है, भारत बाद में जब ब्रिटिश के अंडर कॉलोनाइज हो गया तो वो इसी टाइम में जो रास्ता खोजा गया था डायरेक्ट सी रूट इंडिया आने के लिए, उसी रास्ते के कारण हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं किंग मैनुएल फर्स्ट ने क्या किया। ये किंग मैनुएल फर्स्ट 1495 से 1521 तक पुर्तगाल के राजा थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वास्को ड गामा करके एक नेविगेटर को, पोर्तुगीज नेविगेटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, क्या दिए कि डायरेक्ट सी रूट ढूंढे इंडिया तक। ठीक है, तो पहला काम उन्होंने ये किया। तो अब इनसे परमिशन मिलने के बाद वास्को ड गामा ने क्या किया, वास्को ड गामा ने अपने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, पहले कुछ नहीं किया, बार्सिलोमी दिवास जो साउदर्न टिप तक, अफ्रीका का जो साउदर्न टिप है, केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक जो रास्ता खोजे थे, सिर्फ उसी रास्ते को फॉलो करके पहले यहाँ पहुँचा, साउदर्न टिप केप ऑफ गुड होप पे पहुँच गया। फिर क्या हुआ, फिर केप ऑफ गुड होप में पहुँचने के बाद उन्होंने केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके यहाँ पे मोजाम्बिक करके एक देश है, तो उस मोजाम्बिक देश का जो पोर्ट है तो वहाँ पे जाके रुक गए। कहाँ गए, वहाँ पे जो हार्बर है मोजाम्बिक देश का, वास्को ड गामा ने वो पहले अफ्रीकन देश मोजाम्बिक के हार्बर में रुका। तो वहाँ जाके उनका दिल बहुत खुश हो गया। क्यों, मोजाम्बिक में ऐसा क्या हो गया कि वास्को ड गामा बहुत खुश हो गया। उन्होंने देखा मोजाम्बिक देश का जो हार्बर है वहाँ पे इंडिया से आया हुआ जहाज एंकर्ड करके रखा हुआ है। मतलब इंडिया और भारत और मोजाम्बिक बीच में उस टाइम ट्रेड पहले से ही चालू था। ठीक है, भारत से जहाज मोजाम्बिक आता था सामान लेके, और सामान अनलोड करके यहाँ से सामान लेके भारत जाता था मोजाम्बिक से। तो उनके वास्को ड गामा के दिमाग में ये तो समझ में आ गया कि मोजाम्बिक और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशन है, और ट्रेड रिलेशन है इसका मतलब मोजाम्बिक और इंडिया के बीच में
एक ट्रेड रूट भी है, ट्रेड सी रूट भी है। हम तो अगर मोज़ाम्बिक तक हम पहुँच ही गए तो मोज़ाम्बिक से इंडिया जाना कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि इसका जो रूट है ये सबको मालूम है, मोज़ाम्बिक के लोगों को मालूम है और इंडिया के लोगों को भी मालूम है। तब जाके उसके दिमाग में क्या आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंडियन सीमैन को हायर किया, उनको उस सीमैन को पैसा दिया और बोले कि हमें सीधा सी रूट पकड़ के इंडिया पहुँचा दो। तो उनका उस इंडियन सीमैन का नाम क्या था, अब्दुल मजीद। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वास्को दा गामा से पैसा लिए और वास्को दा गामा को मोज़ाम्बिक को से लेके ये जो रास्ता है मोज़ाम्बिक से ये जाके यहाँ से सीधा कालीकट पहुँचा दिया। कहाँ पहुँचा दिया, कालीकट। वास्को दा गामा को 1498 में कहाँ पहुँचा दिया, केरला के मालाबार कोस्ट में एक कालीकट करके जगह है, वहाँ पे पहुँचा दिया। ठीक है, तो क्या देखे हमने, किंग मैनुअल फर्स्ट के टाइम में, जो कि 1495 से 1521 तक पुर्तगाल के राजा थे, उसके टाइम पे क्या हुआ, उसके टाइम पे ये हुआ, उन्होंने वास्को दा गामा करके एक नेविगेटर को भारत आने के लिए डायरेक्ट सी रूट खोजने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। और वास्को दा गामा ने क्या किया, पहले बार्थोलोम्यू दियाज ने जो रास्ता ढूंढा था, जो सी रूट ढूंढा था अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउदर्न पॉइंट, मोस्ट साउदर्न पॉइंट जो है, जिसका नाम बाद में पड़ा केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप तक जो रास्ता ढूंढा, उसी रास्ते को फॉलो करके केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके फिर वास्को दा गामा ने कहाँ पहुँचा, मोज़ाम्बिक देश में। मोज़ाम्बिक देश में जो हार्बर था, वहाँ पे हार्बर में जब जहाज़ लेके घुसा वास्को दा गामा ने, वहाँ घुसते ही उसका दिल खुश हो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जाके उसको इंडियन जहाज़ दिखाई दिए, जो कि पहले से ही मोज़ाम्बिक हार्बर में रुके हुए थे। तो ये देखते ही वास्को दा गामा के समझ में ये आ गया कि मोज़ाम्बिक तक अगर हम पहुँच गए तो मोज़ाम्बिक से इंडिया जाने का जो सी रूट है, ये मोज़ाम्बिक के लोगों को भी मालूम है, और इंडिया से जो लोग मोज़ाम्बिक आए हैं बिजनेस करने के लिए, सामान बेचने के लिए, तो उनको भी मालूम है। तो ऐसे जब उसको समझ में आ गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब्दुल मजीद करके एक इंडियन सीमैन को पैसा दिया, पैसा देके हायर कर लिया किस लिए, कि उनको बोला कि तुम हमसे पैसा लो और सीधा सी रूट हमें दिखा दो और सी रूट को उसी सी रूट के थ्रू हमें इंडिया पहुंचा दो, बस। तो ऐसे जैसे सोच वैसे काम। तो वो जो सीमैन थे, इंडियन सीमैन थे अब्दुल मजीद, वास्को दा गामा से पैसा लिए और 1498 तक इंडिया का जो केरला स्टेट है, उसका जो वेस्टर्न साइड का जो कोस्ट है, उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। उसी कोस्ट में एक शहर है कालीकट, वहाँ पे ले जाके वास्को दा गामा को पहुँचा दिया है। ठीक है, फिर क्या हुआ, उस टाइम कालीकट के राजा कौन थे, कालीकट का जो राजा थे वो चेरा एम्पायर के डिसेंडेंट थे। 11 मेजर सक्सेशन स्टेट थे, और चेरा एम्पायर के जो 11 मेजर सक्सेशन स्टेट थे, उनमें से एक स्टेट था ये कालीकट के राजा। ठीक है, तो उनका जो नाम था, कालीकट के राजा का जो नाम था वो था नेदिरुप्पु सभारूपम। ये एक हिंदू किंग था, सॉवरेन हिंदू किंग था कालीकट में, जो कि कालीकट का जो आज का नाम है वो है कोझिकोड, केरला में। तो क्या हुआ, जो कालीकट जो रीजन था, इस रीजन में ऑलमोस्ट 11 मेजर सक्सेशन स्टेट ऑफ एंशिएंट चेरा एम्पायर के 11 सक्सेशन स्टेट के कंट्रोल में ही ये पूरा एरिया था। उनमें से एक राजा था जो कालीकट का था, उनका नाम था नेदिरुप्पु सभारूपम। ठीक है, ये एक हिंदू थे। ठीक है, तो लोकल लोगों ने इनका नाम क्या दिया था, सामुथिरी। लेकिन वास्को दा गामा एक पुर्तगीज थे, उनके लिए ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा कठिन था, तो उन्होंने अपने तरीके से सामुथिरी को चेंज करके जामुरिन बोल दिया था। ठीक है, तो वास्को दा गामा ये जो नेदिरुप्पु सभारूपम, ये जो राजा था केरला का, मतलब कालीकट का, तो उनका नाम वास्को दा गामा ने क्या दिया, जामुरिन। ठीक है, अब फिर ऐसे करके वास्को दा गामा कालीकट पहुँचे और इंडिया आने के लिए जो डायरेक्ट सी रूट था ये डिस्कवर हो गया। पूरी दुनिया को, पूरी यूरोप को, सबको मालूम पड़ गया कि वास्को दा गामा पुर्तगाल से निकले और 1498 तक इंडिया पहुंच गए थे, वो कालीकट करके एक जगह पे। ठीक है, अब क्या हुआ, वास्को दा गामा निकले, फिर साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस किए, फिर मोज़ाम्बिक होकर अरेबियन सी होकर इंडिया पहुंच गए। ठीक है, अब की दिक्कत क्या हुआ, अब वास्को दा गामा तो पहुंच गए, अब पहले क्या था, अरब ने पहले से ही वो पहला जो दो ट्रेड रूट था यूरोपियन, वो तो पहले ब्लॉक कर दिए थे। फिर अरेबियन सी में जितना भी बिजनेस होता था उसका मोनोपोली अरब ट्रेडर के हाथ में था, अरब ट्रेडर। सो क्या हुआ, तो जब अरब ट्रेडर ने देखा पुर्तगीज बंदा आ गया इंडिया में डायरेक्ट सी रूट ढूंढ के, तो उसके दिमाग में ये आ गया कि हम लोगों का दुश्मन आ गए। तो पुर्तगीज ऐसे थ्रेट, अरब ट्रेडर के सामने ऐसे थ्रेट करके
सामने आ गया। ठीक है, तो ऐसे पोर्तुगीज वहाँ पे उस टाइम पे पोर्तुगीज तो रिलीजियस फैनेटिक तो थे ही कि वो लोग मुस्लिम को देख नहीं पाते थे। ऐसे मुस्लिम लोगों को पहला कारण तो एक तो पहले जो ट्रेड रूट था वो बंद करवा दिए थे अरब लोगों ने। फिर अरेबियन सी के ऊपर जो ट्रेड का मोनोपोली था वो कंट्रोल में रख लिए थे अरब लोगों ने, और ऊपर से दूसरे धर्म का भी थे। तो ये सारे चीज़ लेके मुस्लिम को लोग देख नहीं पाते थे, मुस्लिम को ऐसे एनिमी देखते थे पोर्तुगीज़ लोगों ने। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो यहाँ पे इंडिया में जामुरीन जो राजा था, जो नेरियारप्पु सबारुकम थे, जो कालीकट के जो राजा थे हिंदू किंगडम के, तो वो पहले से अरब ट्रेडर के साथ बिजनेस करते थे। तो अरब ट्रेडर के साथ उनका रिलेशन अच्छा था। तो अब क्या हो गया, तो जब ये वास्को ड गामा कालीकोट पहुँचे तब कालीकोट में उसका स्वागत भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया जामुरीन के द्वारा। लेकिन जामुरीन के साथ अरब ट्रेडर का रिलेशन ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, बहुत पहले से, वास्को ड गामा आने के बहुत पहले से। तो अब क्या हो गया, ये दोस्त एक सिचुएशन बन गया, अरब ट्रेडर्स वर्सेस पुर्तगीज यानी वास्को ड गामा, और बीच में फंस गया कौन, जामुरीन। ठीक है, तो सिचुएशन क्या बना, अब अरब ट्रेडर्स वर्सेस, पहले अरेबियन सी में पूरा मोनोपोली था बिजनेस का, इंडिया के साथ भी बिजनेस का पूरा मोनोपोली लेकर बैठा था कौन, अरब ट्रेडर्स। तो अब अरेबियन सी क्रॉस करके जब ये वास्को ड गामा, एक पुर्तगीज एक यूरोपियन, जब इंडिया पहुँचे तब ये ऐसे खतरा अरब ट्रेडर के सामने आ गए कि हम लोगों का जो बिजनेस जो मोनोपोली है उसके ऊपर अभी ये कब्जा जमाने आ गए पुर्तगीज। तो क्या हुआ, इसके बाद एक सिचुएशन ऐसे बना कि अरब ट्रेडर्स वर्सेस, ये होना ही था अरब ट्रेडर वर्सेस पुर्तगीज यानी वास्को ड गामा, और बीच में कौन फंस गया, जामुरीन। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हुआ वास्को ड गामा तो आए, कालीकोट में रुके, कालीकोट में घुसे, कालीकोट में घुसने के बाद 3 महीने वहाँ पे रुका। देन पुर्तगाल, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि अब उसका पल्ला भारी कम है, पल्ला उतना भारी नहीं है अरब ट्रेडर के सामने, क्योंकि अरब ट्रेडर का जहाज भी ज़्यादा है, ताकत भी ज़्यादा है, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अब वास्को ड गामा अरब ट्रेडर के सामने हार जाएंगे, उनको हरा दिया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम जो कॉन्फ्लिक्ट था उस कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने अवॉइड किया, दिमाग लगाया और अवॉइड किया। कालीकोट में चुपचाप 3 महीने रुका, सामान खरीदे और इंडिया से सामान खरीदे और पुर्तगाल रिटर्न चला गया। आफ्टर रिटर्निंग पुर्तगाल, वास्को ड गामा ने क्या किया, जितना भी सामान भारत से खरीदा था वो सारे सामान यूरोपियन मार्केट में बेचा, और बेचने के बाद 60 टाइम ज़्यादा प्रॉफिट, जितना भी खर्चा हुआ था वास्को ड गामा और पुर्तगाल स्टेट का, मतलब राजा का, मतलब पूरा एक्सपीडिशन का, मतलब जहाज लेके निकला पुर्तगाल से, फिर सारे वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्रॉस करके, साउदर्न मोस्ट टिप अफ्रीकन टिप, केप ऑफ गुड होप क्रॉस करके, अरेबियन सी क्रॉस करके, बीच में मोजाम्बिक में रुक कर, फिर इंडिया पहुंचने के बाद 3 महीने इंडिया में रुकने के बाद जितना भी खर्चा आया था वो सारे खर्चे को क्रॉस करके उसके से ज़्यादा 60 टाइम 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। ठीक है, तो ये जो खबर था ये उस टाइम में दुनिया में सबसे बड़ा खबर यही था कि इतना सारा खर्चा करके इंडिया पहुंचने के बाद भी जितना सामान वास्को ड गामा ने लेके आए थे वो बेच के 60 टाइम 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। तो ये खबर उस टाइम जब आँख की तरह पूरे यूरोप और दुनिया में फैल गया, ज़्यादातर यूरोप में, क्योंकि उस टाइम यूरोप में ये खबर फैलने का मतलब ये हुआ कि सारे यूरोप में जितना भी देश था सबके दिमाग में आ गया कि जैसे तैसे करके इंडिया पहुँचना है, इंडिया से सामान खरीदना है और यूरोप के मार्केट में बेच के मोटा मुनाफा कमाई करनी है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये क्रोनोलॉजी हम देख लेते हैं, मतलब ये कैसे कैसे इंसिडेंट हुआ। 1498 में क्या हुआ, वास्को ड गामा ने पहली बार इंडिया पहुंचने के बाद सामान खरीदा और यूरोप में लेके गया और 60 टाइम ज़्यादा मुनाफे में उसको बेच दिया यूरोप के मार्केट में। ठीक है, जब ये न्यूज़ हुआ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पुर्तगाल में जो सारे नेविगेटर लोग थे, जितना भी सी एक्सपीडिशन करने वाले नेविगेटर थे, उन लोगों ने क्या बोला, उन लोगों ने बोला कि हम सारे लोग एक एक करके इंडिया पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन किंग मैनुअल वन ने क्या किया, किंग मैनुअल वन ने बोला कि जो भी इंडिया के तरफ जो भी ट्रेड मिशन होगा वो पोर्तुगीज और इसेंशियली स्टेट एंटरप्राइज, जितना भी एक्सपीडिशन होगा वो होगा पुर्तगाल का जो राजा है, उसका जो स्टेट एम्पायर है उसके अंडर होगा, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता है। जिसको पुर्तगाल के राजा ने परमिशन देगा, यानी किंग मैनुअल वन ने परमिशन देगा उस टाइम, वही बंदा सी एक्सपीडिशन करके इंडिया पहुंच सकता है। ठीक है, तो उन्होंने पहला जिस बंदे को भेजा उसका नाम था पेड्रो, मतलब वास्को ड गामा के बाद 1500 साल में किसको भेजा, 1500 में पेड्रो एल्वारेज कैब्राल को इंडिया भेजा।
विथ ए लार्जर फ्लीट बाय किंग मैनुअल वन। मैनुअल वन ने क्या किया, एक बड़ा सा फ्लीट दिया, क्योंकि वास्को दा गामा लौट के बोल दिए थे कि वहाँ पे अरब ट्रेडर्स जो है वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उनका फ्लीट भी बड़ा है। तो किंग मैनुअल वन ने क्या किया, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल को एक बड़ा फ्लीट दिया, बहुत ज़्यादा जहाज, उसके साथ आर्मरी भी दिया। ठीक है, तो ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 1500 में इंडिया आए। उसके बाद ये रिटर्न चले गए। 1501 में वास्को दा गामा फिर से इंडिया आए विद ए बिगर फ्लीट विद ए हेवी आर्म्ड नेवल ट्रूप। उसके बाद 1503 में वास्को दा गामा फिर रिटर्न चले गए पोर्चुगल। तो ये एक एक करके इंसिडेंट हुआ। तो सारे इंसिडेंट को हम डिटेल में बाद में अभी देखेंगे, इन सारे इंसिडेंट को डिटेल में अभी देखेंगे। पहले 1498 में वास्को दा गामा आए सक्सेसफुली। फिर 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया, जिनको किंग मैनुअल वन ने भेजा था। फिर 1501 में फिर से वास्को दा गामा आए, और 3 साल बाद 1503 में 2 साल बाद वास्को दा गामा फिर पोर्चुगल लौट गए। ठीक है, तो हम पहले ही देख लिए थे वास्को दा गामा सक्सेस स्टोरी कैसे वायरल हो गया था, मतलब कैसे स्प्रेड हो गया था पूरे यूरोप में। फिर हर कोई इंडिया आना चाहते थे, लेकिन पोर्चुगल के जो राजा थे किंग मैनुअल वन, उन्होंने क्या बोल दिया था, इंडिया की तरफ जो भी सी एक्सपीडिशन, जो भी बिजनेस ट्रेड रूट, जो भी ट्रेड का जो एक्सपीडिशन होगा, नेवल एक्सपीडिशन ट्रेड के लिए, तो सारे कौन कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा किंग मैनुअल वन, यानी स्टेट एंटरप्राइज ऑफ पोर्चुगल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी बंदा अपनी मर्जी से इंडिया की तरफ बिजनेस करने के लिए सी एक्सपीडिशन नहीं कर सकता। जिसको किंग मैनुअल वन यानी स्टेट एंटरप्राइज परमिशन देगा, वही बंदा जाएगा इंडिया बिजनेस करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। ठीक है, फिर क्या आता है, अच्छा फिर हम देखेंगे 1500 में, जो हम थोड़ी चार्ट में पहले क्रोनोलॉजी में देख लिए थे। 1498 के बाद 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आए थे। कौन आए थे, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल इंडिया आए थे विथ ए लार्जर फ्लीट बाय किंग मैनुअल वन, भेजे थे उनको। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहले इंडिया आए और जामुन, ये पेड्रो अल्वारेज इंडिया आए, ये उनका आने का रास्ता, ठीक है, ये नीला वाला रास्ते से वो आए और ये लाल वाला रास्ते से वो लौट गए। नहीं सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। ये लाल वाले रास्ते से वो पहले एक्चुअली वो ये ब्राज़ील गए थे, वहाँ से घूम के फिर वो धीरे धीरे करके इंडिया पहुँचे, और लौटने के टाइम सीधा इंडिया से पोर्चुगल लौट गए, लिस्बोन। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ये लाल वाला जो रास्ता है, ये रास्ता इंडिया आने का रास्ता था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल का। ठीक है, और ये नीला वाला रास्ता ये लौटने का। तो उन्होंने क्या किया, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने क्या किया, कालीकट पहुंचे और जामुन से परमिशन लेके कालीकट में एक फैक्ट्री खोल दिया था। उस टाइम का फैक्ट्री मतलब एक वेयर हाउस, ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा था कि बहुत बड़ा सा प्लांट लगा दिया, ऐसा नहीं है। उस टाइम का फैक्ट्री का मतलब ये है कि जहाँ पे बहुत सारे सामान खरीद के हम जमा कर सकते, कोई भी बंदा जमा कर सकते थे। ठीक है, उसको एक टाइप का बड़ा सा वेयर हाउस बोलते थे, बोला जाएगा। ठीक है, तो पोर्तुगीज़ ने क्या किया, ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आते ही जामुन से परमिशन लेके कालीकट में पहला फैक्ट्री डाल दिए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके ऐसे करते हुए पोर्तुगीज अरब ट्रेडर्स के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए। जामुन ने क्या किया, जामुन के साथ पहले से ही ये अरब ट्रेडर्स का रिलेशन थोड़ा सा अच्छा था, ज़्यादा अच्छा था। जामुन ने क्या किया, पोर्तुगीज़ को पीस मेंटेन करने के लिए एडवाइस कर दिया कि आप लोग पीस मेंटेन कीजिए, झगड़ा ना कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट ना कीजिए, थोड़ा सा पीस मेंटेन कीजिए। कैब्रल ने उल्टा क्या किया, कैब्रल ने उल्टा जामुन के अगेंस्ट ही हथियार उठा लिए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब जामुन और अरब ट्रेडर ये दोनों मिल के क्या किया, कैब्रल को डिफीट किया, मारा, हराया और भगा दिए। 1501 में कैब्रल ने पोर्तुगल लौट गए। तो यहाँ पे हम क्या देखें, 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल इंडिया में पहुँचते हैं कालीकट में, फिर जाके जामुन से परमिशन लेते हैं कि हम लोग फैक्ट्री बनाएंगे, फैक्ट्री बिठाएंगे यहाँ पे, और जामुन ने परमिशन भी दे दिया। और कालीकट में पुर्तगालियों ने पहला जो फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश कर लिए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, पोर्तुगीज़ और अरब ट्रेडर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ। जब ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होने लगा तब ये जामुन ने पुर्तगालियों को बोला कि आप लोग थोड़ा सा पीस मेंटेन कीजिए, झगड़ा ना कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कीजिए। लेकिन ये बात सुन के ये एडवाइस तो अच्छा था कि मिल बांट के दोनों बिजनेस कीजिए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मत कीजिए। लेकिन ये एडवाइस सुनने के बाद कैब्रल ने क्या किया, उल्टा जामुन के अगेंस्ट ही हथियार उठा लिए। तो जब ऐसा हुआ, ऐसा होते हुए देखने के बाद जामुन ने क्या किया, अरब ट्रेडर के साथ, ऐसे तो उनका अरब ट्रेडर के साथ रिलेशन अच्छा ही था, फिर ये इंसिडेंट के बाद जब ये कैब्रल ने हथियार उठा लिए थे जामुन के खिलाफ, तब उन्होंने क्या किया, अरब ट्रेडर के साथ हाथ मिलाया और
जामोरिन के अगेंस्ट जंग की और जामोरिन ने अरब ट्रेडर के साथ हाथ मिला लिया और कैब्रल को हराया और 1501 में कैब्रल को पुर्तगाल लौटना पड़ा। ठीक है, अब आते हैं 1501 की बात। 1501 में क्या हुआ, कैब्रल जाके लौट गया पुर्तगाल। उसके बाद 1501 में फिर से भारत में कौन आया, वो पहला इंसान जो पहली बार भारत में आया था वही इंसान फिर लौटा। कौन है वो, वास्को डा गामा। इन्होंने फिर इंडिया लौटे और अगली बार की जो गलती था, जो कम फ्लीट लेके आए थे, मतलब अरब लोगों के साथ जंग में हार जाते थे, ऐसा इतना ही ताकत था। लेकिन इस टाइम उन्होंने क्या किया, पहले गलती से सीख लिए थे। उन लोगों ने देख लिए थे अरब के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, अरब ट्रेडर के पास बहुत ज़्यादा फ्लीट है, जंगी जहाज़ भी है, नेवल ट्रूप भी है। तो उन्होंने क्या किया, बिगर फ्लीट लिए, बड़ा सा फ्लीट और हेवी आर्म्ड नेवल ट्रूप साथ में लेके आए वास्को डा गामा ने। ठीक है, वो पहले ही देख लिए थे अरब ट्रेडर कितना ताकत है अरब ट्रेडर के पास, वही उसके हिसाब से ही ज़्यादा ट्रूप ले लिए थे और नेवल अनवाड़ी सारे कुछ लेके निकले थे। वो पहले जब 1501 में पहले वो डायरेक्ट इंडिया नहीं आया, बीच में अरब ट्रेडर को अरेबियन सी में जितना भी अरब ट्रेडर का जो भी शिप दिखा उन सारे को डिस्ट्रॉय कर दिया। जितना भी ट्रेडिंग शिप और बाकी शिप दिखा अरब ट्रेडर के सारे को डिस्ट्रॉय कर दिए। और जामोरिन को बोला कि आप एक काम कीजिए, कालीगढ़ से जितना भी मुस्लिम लोग हैं उनको निकाल दीजिए। लेकिन जामोरिन ने क्या बोला, जामोरिन ने वास्को डा गामा को बोला कि नो, नहीं, हम कालीगढ़ से मुस्लिम लोगों को नहीं निकालेंगे। तो ठीक है, तो ना तो बोले, लेकिन ये वास्को डा गामा ने तब क्या किया, फोर्सफुली जामोरिन के ऊपर फोर्स करके फिर 3 ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर दिए थे केरला में। एक कन्नूर, दूसरा कोचिन, तीसरा कालीकट। अगर मैप में देखें, ये पहला वाला ये है कन्नूर, ये कालीकट और ये कोचिन, ये एकदम ये है मालाबार पोस्ट। ये मालाबार पोस्ट के 3 जगह पे कन्नूर, कालीकट और कोचिन में 3 फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दिए थे वास्को डा गामा ने। ठीक है, फिर 1503 में वास्को डा गामा फिर से पुर्तगाल लौट गए। अब आते हैं 1503 के बाद। 1503 में क्या हुआ, जब वास्को डा गामा लौटने के बाद वहाँ पुर्तगाल के जो राजा थे किंग मैनुअल फर्स्ट, ठीक है, उनको बोले कि हम लौटने से पहले ही भारत में केरला स्टेट में मालाबार कोस्ट लाइन के ऊपर 3 ट्रेडिंग सेंटर हमने इस्टेब्लिश कर दिए। वो 3 का नाम क्या हुआ, कन्नूर, कालीकट और कोचिन। ये 3 बिजनेस सेंटर हमने ओपन करके ही आए हैं इंडिया में। ये बात जाके वास्को डा गामा ने किंग मैनुअल वन फर्स्ट को बोल दिए। ठीक है, तब जाके किंग मैनुअल वन के दिमाग में ये आया, तो अगर इंडिया में भारत में 3 जगह पे कन्नूर, कालीकट और कोचिन में अगर हम पुर्तगालियों का बिजनेस सेंटर यानी फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो ही चुका है, तब तो वहाँ पे रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेजना चाहिए। मतलब एक पुर्तगीज़ वाइसरॉय जो इंडिया आएगा एक फिक्स टाइम पीरियड के, उस टाइम पीरियड ये 3 ईयर का फिक्स कर दिए गए थे कि 3 साल के लिए कोई बंदा आएगा इंडिया में, उस जगह को देखभाल करेगा, जो 3 बिजनेस सेंटर है, फैक्ट्री है कन्नूर, कालीकट और कोचिन में, उसका देखभाल करेगा। फिर 3 साल बाद कोई और बंदा आएगा, वो बंदा पुर्तगाल रिटर्न चला जाएगा। ऐसे करके वाइसरॉय, मतलब जो वाइसरॉय होगा वो इंडिया में रह के वो बिजनेस सेंटर को इंडिया में देखभाल करेगा। तो ऐसा सोच उस टाइम किंग मैनुअल के दिमाग में आया। उन्होंने पहला अपॉइंटमेंट करना चालू कर दिया रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो इंडिया में रह के इस 3 जगह की एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। तो पहला वाइसरॉय कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 से 1509 तक ये भारत का पहला पुर्तगीज़ वाइसरॉय थे। इन्होंने क्या किया, पहले तो कोचिन को हेडक्वार्टर बनाया, हाँ, और भारत में जितना भी पुर्तगीज पोजीशन था इंडिया के अंदर, ठीक है, उसको कंसोलिडेट किया और मुस्लिम ट्रेड को नुकसान, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। मुस्लिम ट्रेड जितना भी था भारत के अंदर, जो अरेबियन सी के थ्रू अरब ट्रेड होता था, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड वाइसरॉय कौन था, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, जो कि 1509 से 1515 तक ये इंडिया में एज ए वाइसरॉय पुर्तगीज वाइसरॉय थे। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आया था, नीनो दा कुन्हा। 1529 से 1538 तक ये भारत में पुर्तगीज वाइसरॉय थे। ठीक है, अब आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को थोड़ा सा जान लेते हैं एक एक करके। ये जो 3 नाम हम बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 नाम है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्फोंसो डी अल्बुकर्की और नीनो दा कुन्हा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की और नीनो दा कुन्हा,
ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों लोग पहले 3 वाइसरॉय थे इंडिया में, पोर्तुगीज़ वाइसरॉय। इन तीनों ने जो पोर्तुगीज़ एक ट्रेडिंग पावर है इसको एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो अब एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है, जिसके बारे में हम जानेंगे वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन्होंने 1505 से 1509 तक भारत में थे एज ए वाइसरॉय। उनका विजन क्या था? उनका विजन यही था कि उनको पोर्तुगीज़ को मास्टर ऑफ इंडियन ओशन बनानी है, इंडियन ओशन का मास्टर मतलब मालिक बनानी है। ठीक है, उनका पॉलिसी क्या था? ब्लू वाटर ट्रीटी यानी कार्टेज सिस्टम। ये ब्लू वाटर ट्रीटी और कार्टेज सिस्टम का मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर कोई भी बंदा, इफ़ एनीवन वांट टू ट्रेड थ्रू अरेबियन सी और इंडियन ओशन देन ही हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम पोर्तुगीज़। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई बंदा, अगर मैप में देखे, अगर कोई बंदा, ये है इंडियन ओशन, ये है अरेबियन सी, ये सारा एरिया है इंडियन ओशन, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। तो इस एरिया में अगर कोई भी बंदा अपना बिजनेस करना चाहता है तो तो उसको लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस की कौन देगा? पोर्तुगीज़ लोगों ने देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एक तरीके से ये पूरी एरिया में पुर्तगालियों का दबदबा हो गया था, वही मालिक बन गए थे। तो कोई और बंदा यहाँ पे आना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, तो पहले इनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये लोग पोर्तुगीज़ लोग परमिशन देंगे, फिर वो बंदा वहाँ पे अपना बिजनेस कर पाएगा या जहाज़ लेके जा पाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कार्टेज सिस्टम, जिसका एक दूसरा नाम भी है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये था इनका पॉलिसी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और विजन क्या था उनको? ये पोर्तुगीज़ को इंडियन ओशन के लिए, इस इंडियन ओशन का मास्टर बनानी है, मास्टर मालिक। ठीक है, तो अब तो ऐसे जब अल्मीडा का ये जब सोच बना, तो ये जब अल्मीडा ये करने लगे ब्लू वाटर पॉलिसी और ये सारे मास्टर ऑफ इंडियन ओशन बनने लगे, तब जाके 4 लोग उनके दुश्मन बन गए। 4 लोग कौन कौन थे? क्योंकि अगर हम मैप में देखें, ये था इजिप्ट, ये है हमारे इजिप्ट में उस टाइम कौन शासन में था? मामलुक सुल्तान। ठीक है, और ये है हमारा गुजरात में कौन था शासक? महमूद बेगारा। महमूद बेगारा गुजरात का राजा, उस टाइम के शासक था, उसका राजा था। तो ये गुजरात के महमूद बेगारा, ये इजिप्ट के मामलुक सुल्तान, और यहाँ पे अरब ट्रेडर्स, ठीक है, और यहाँ पे जामुरीन, इन सब सारे 4 लोगों को दिक्कत आने लगा अपने बिजनेस करने के लिए। पहले पोर्तुगीज़ से परमिशन लो, ये लो वो लो, हाँ ठीक है। फिर पोर्तुगीज़ ने इन लोगों का बिज़नेस पे रोक लगा दिए थे। ये सारे दिक्कत इन लोगों को आने लगा, बिज़नेस सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे ये 4 लोग। तो एक एक करके ये चारों लोग एक एक करके अल्मीडा का दुश्मन हो गया, और अल्मीडा के साथ इन लोगों की कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया और जंग हुआ। तो पहला जो जंग हुआ, जो सबसे पहले अल्मीडा वर्सेस जो जामुरीन हुआ था, उसमें अल्मीडा ने जामुरीन को हरा दिए थे। जामुरीन अल्मीडा के सामने हार गए थे और डिफीट हो गए थे। उसके बाद अल्मीडा के साथ अरब ट्रेडर का भी जंग हुआ, अरब ट्रेडर लोगों को भी अल्मीडा ने हरा दिया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? अब जब ये अल्मीडा ने ये ब्लू वाटर पॉलिसी और ये मास्टर ऑफ इंडियन ओशन, ये 2 चीज़ों को एक्टिवेट करने लगा, तब 4 लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा। उनमें से पहला इंसान कौन है? मामलुक सुल्तान। ये इजिप्ट का शासक था उस टाइम पे। ठीक है, इजिप्ट कहाँ पे है? यहाँ पे, ये है ग्लोबल मैप देखें तो ये है इजिप्ट। उसके बाद दूसरा बंदा कौन है? महमूद बेगारा कौन था? ये गुजरात का शासक था उस टाइम पे। फिर तीसरा ये है अरब ट्रेडर कौन था? यहाँ पे जो भी बंदा अरब के अंदर ट्रेड करता था वो है अरब ट्रेडर्स। ठीक है, उसके बाद है जामुरीन जो कालीकट का शासक था। तो इन 4 लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होना चालू हो गया था ये ब्लू वाटर ट्रीटी और मास्टर ऑफ इंडियन ओशन में। इन 4 लोगों का जो बिजनेस था, इजिप्ट के साथ गुजरात के साथ इजिप्ट और अरब ट्रेडर्स के और जामुरीन के बीच में जो बिजनेस चल रहा था, इस सारे बिजनेस खतरे में आ गया। तो तब क्या हुआ? ये 4 लोग ऑटोमेटिकली अल्मीडा का दुश्मन बन गए, और अल्मीडा के साथ इन 4 का कॉन्फ्लिक्ट और जंग चालू हो गया। ठीक है, तो पहले अल्मीडा ने जामुरीन को हराया, जामुरीन के साथ अल्मीडा का जंग हुआ, उसमें जामुरीन हार गया, और ये डिफीटेड होने के बाद अल्मीडा ने अरब ट्रेडर के साथ जंग किया और अरब ट्रेडर को हरा दिए। तो अरब ट्रेडर्स और जामुरीन ये दोनों अल्मीडा से हार गए। उसके बाद आता है मामलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट एंड महमूद बेगारा। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने एक साथ ग्रुप बना के एक साथ अल्मीडा के खिलाफ लड़ाई की, और पहला जंग में अल्मीडा के साथ जो पहला जंग हुआ था इन दोनों का एक साथ, उसमें
मामलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट और महमूद बेगारा सुल्तान ऑफ गुजरात, इन दोनों ने जीत हासिल कर लिए थे। तो हमने क्या देखा, अल्मीडा ने जामुडीन और अरब ट्रेडर को हरा दिए थे जंग में, लेकिन ममलुक सुल्तान और महमूद बेगारा का जो दोनों मिलके अल्मीडा को हरा दिए थे। ठीक है, तो जो हम पहले इसके पहले वाला स्लाइड में देखे वही एक बार फिर से पढ़ लेंगे। 1507 में क्या हुआ, पोर्तुगीज स्क्वाड्रन was defeated in naval battle of Diu by the combined Egyptian and Gujarati navies। तो हम क्या देखें, ये जो मामलुक सुल्तान की नेवी और महमूद बेगारा का जो नेवी है, इन दोनों नेवी एक साथ मिल गए थे और इन दोनों मिले हुए नेवी ने अल्मीडा का जो नेवी था नेवल बैटल में उनको हरा दिया थे। कहाँ पे, नेवल बैटल ऑफ दीव। ये दीव जगह कहाँ पे है, अगर मैप में देखें गुजरात के मैप में, गुजरात के ठीक नीचे ये जगह है दीव। यहाँ पे जंग हुआ था, नेवल बैटल हुआ था, अल्मीडा का नेवी और इजिप्ट और गुजरात के जो मिली हुई जो नेवी थी उनके बीच में जंग हुआ और इस पहली जंग में अल्मीडा हार गए। इस जंग में अल्मीडा का जो बेटा था सन, वो भी मारा गया था। लेकिन एक साल बाद 1508 में अल्मीडा ने फिर से अपना ग्रुप को रिग्रुप किया और ये जो इजिप्ट का जो नेवी और गुजरात का जो ये दो जो नेवी है, इन दोनों नेवी को एक साथ हरा दिए थे। ठीक है, 1508 में। तो अब अल्मीडा का काम खत्म हो गया था, वो चला गया था 1509 में। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्की, इन्होंने सेकंड वाइसरॉय एज ए सेकंड वाइसरॉय ऑफ पोर्तुगीज इंडिया 1509 से 1515 तक इंडिया में रहे और इनका पॉलिसी क्या था, इनका पॉलिसी ये था ट्रेड एंड ओरिएंट कॉमर्स। ठीक है, तो ये इंडियन ओशन के थ्रू इनका जो एम था, ये अल्मीडा से भी बड़ा था। तो इनका एम क्या था, ट्रेड एंड ओरिएंट कॉमर्स, सेटिंग अप फोर्ट्स एट वेरियस स्ट्रेटेजिक प्लेस इन एशिया एंड अफ्रीका। अफ्रीका और एशिया के बीच में जो ट्रेड होता है और जो भी ट्रेड ये जो इंडियन ओशन का जो रास्ता है इस रास्ते से होता है, तो ये सारे ट्रेड एंड ओरिएंट कॉमर्स को कंट्रोल करना। इसके लिए क्या चाहिए उनको, इसके लिए अल्फांसो को क्या चाहिए, अल्बुकर्की को, इनको चाहिए सेटिंग अप फोर्ट एट वेरियस स्ट्रेटेजिक प्लेस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। अफ्रीका और एशिया के जो कोस्ट लाइन है और अफ्रीका और एशिया के अंदर बहुत जगह पे जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगा जहाँ से समुद्र को और बहुत सारी जगह को आसानी से कंट्रोल कर सकते थे, ऐसे जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होता है दुनिया में उसको कैप्चर करके वहाँ पे फोर्ट बना के फिर ट्रेड और ओरिएंट कॉमर्स को जो भी है उसको अल्बुकर्की ने कंट्रोल करना चाहा। यही था इनका पॉलिसी। ठीक है, इनका पॉलिसी था यही। तो इसलिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने अकॉर्डिंग टू प्लान अल्बुकर्की ने क्या किया, गोवा को आइलैंड ऑफ गोवा एक स्ट्रेटेजिक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। तो इन्होंने क्या किया, पहले गोवा को लिया। तो गोवा क्यों लिया, इसका बहुत सारे कारण था। एक तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो था ही, उसके ऊपर एक नेचुरल हार्बर और पोर्ट था गोवा नेचुरल हार्बर मतलब नेचुरल हार्बर में क्या होता है, उसका जो वाटर का जो लेवल होता है बहुत डीप में होता है। तो इसीलिए क्या होता है, बहुत बड़े बड़े जहाज जो आसानी से एकदम पोर्ट के सामने अपना वो एकदम पोर्ट के सामने जाके रुक सकता था। इसीलिए इसको नेचुरल हार्बर और पोर्ट बोलता पोर्तुगीजों ने। तो यहाँ से क्या किया, अगर गोवा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसा है, यहाँ से डेक्कन भी पास पड़ता है, गुजरात भी पास पड़ता है और ये मालाबार कोस्ट भी पास पड़ता है। ठीक है, तो तीनों जगह से ये आसानी से डेक्कन में भी अपना नज़र रख सकता था, ऊपर से मालाबार कोस्ट में भी मालाबार ट्रेड को भी कमांड कर सकता था और गुजरात पोर्ट के भी पास था। तो इन सारी चीज़ों को देख के गोवा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था अल्बुकर्की के सामने। ठीक है, और एक नेचुरल पोर्ट भी था जिसका पानी का जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत बड़े बड़े जहाज एकदम पोर्ट के पास आके रुक सकता था। इसीलिए गोवा को अल्बुकर्की ने क्या किया, गोवा को कैप्चर किया। और कैसे लिया, गोवा उस टाइम पे किसके अंडर था, आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर के अंडर था गोवा उस टाइम। फिर जाके 1510 में अल्बुकर्की ने क्या किया, गोवा को कैप्चर किया और उसको एक नेवल बेस में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये था फर्स्ट इंडियन टेरिटोरी एक्वायर्ड बाय द यूरोपियंस सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर के बाद कोई बंदा फर्स्ट इंडियन टेरिटोरी को कैप्चर किया। ठीक है, ये हो गया। फिर अच्छा, आप देखेंगे गोवा में जब गोवा को कैप्चर करने के बाद पुर्तगालियों ने कुछ अच्छा काम भी किया, क्योंकि उसको जगह को स्ट्रेटेजिक अगर फोर्ट बनानी है तो उस जगह का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका सोच भी बदलना चाहिए। ये सारी चीज़ होगा तो
जब ये सारे चीज़ डेवलप्ड हो जाएगा, मतलब उसकी जगह का डेवलपमेंट होगा, तभी उसको अच्छे से फोर्ट बना पाएंगे पुर्तगीज लोगों ने। तो पुर्तगीज लोगों ने क्या किया, पुर्तगीजों ने क्या किया, कुछ रिफॉर्म किए गोवा में। तो पहला क्या किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 मैग्निफिकेंट हार्बर इन गोवा, पनाजी एंड मार्मुगांव। अगर मैप पे देखें, ये है मार्मुगांव और ये है हमारे पनाजी। ये 2 पोर्ट बनाए पहले 2 पोर्ट हो गया, हार्बर हो गया, जहाँ पे जहाज अपना सामान लोड और अनलोड कर सकते थे। फिर इन्होंने एबोलिश सती प्रथा, इंडिया में एक प्रथा पहले चालू था, वो उसको सती प्रथा बोलते हैं। सती प्रथा मतलब अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है तो उस हस्बैंड की चीता में, मतलब उसकी जो आग का जो चीता होता है उसके अंदर उसके वाइफ को भी जला दिया जाता था जिंदा। ठीक है, ये बहुत खतरनाक था, ये बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक भी था। तो इस सती प्रथा को गोवा में से पुर्तगीजों ने एबोलिश करवा दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, मिक्स मैरिज का प्रचलन किया। कहाँ पे, गोवा में, क्योंकि पुर्तगीज और लोकल इंडियन के बीच में मिक्स मैरिजेस चालू हुआ। इसका एक ही उद्देश्य था कि पुर्तगीज का जो पॉपुलेशन है थोड़ा सा ज़्यादा हो गोवा में। ठीक है, फिर आता है पुर्तगीज़ को वहाँ पे ऑफिशियल गोवा के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। फिर बहुत सारे बिल्डिंग, रोड्स और इरिगेशन वर्क भी हुआ, जो कि उसका लोकल डेवलपमेंट हुआ गोवा का। फिर टोबाको, काजू बादाम, हाँ, ये सब बेटर कोकोनट के बहुत सारे वेराइटी का प्लांटेशन चालू हुआ गोवा में। तो ये सारे अच्छे काम भी गोवा में पुर्तगीजों ने किया। सबसे अच्छा काम यही था, ये सती प्रथा का एवोल्यूशन। सती प्रथा, ऐसे जब हस्बैंड मर जाता था तो उसके साथ उसको वाइफ को भी ऐसे जिंदा जला दिया जाता था चिता में, आग की चिता में। ठीक है, तो ये चीज़ पुर्तगीजों ने बंद करवा दिया थे गोवा के अंदर। ये बहुत ही एक सही काम था। उसके बाद देखते हैं अभी जो पहले हम अल्बुकर्क की जो पहला स्लाइड था उसी में हम देख लिए थे, उसका क्या था गोल ये था कि एशिया और अफ्रीका के अंदर बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पोर्शन को कैप्चर करके वहाँ पे अपना फोर्टिफिकेशन किया जाए। ठीक है, तो इसे चलते उन्होंने क्या किया, ये जो प्लान था, इस प्लान के चलते हुए उन्होंने पहले गोवा को लिया। अगर हम मैप में देखें, वर्ल्ड मैप के अंदर देखें, तो ये है गोवा। पहले ये गोवा को कैप्चर किया। ठीक है, उसके बाद आता है श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट, ये है कोलंबो पोर्ट। ठीक है, फिर गोवा हो गया, कोलंबो पोर्ट, इसको कैप्चर किया। आचिन मतलब सुमात्रा, ये सुमात्रा आइलैंड है, यहाँ पे ये सुमात्रा आइलैंड है, यहाँ पे एक पोर्ट कैप्चर कर लिया। ठीक है, फिर कहाँ आ गया, फिर मलक्का पोर्ट। मलक्का मतलब आज के दिन में मलेशिया, तो यहाँ पे मलक्का पोर्ट, ये पोर्ट को भी कैप्चर कर लिया। फिर हॉर्मुज आइलैंड कहाँ पे है, यहाँ पे हॉर्मुज आइलैंड है। तो ये जो पर्शियन गल्फ का जो एरिया है पूरा कंट्रोल में आ गया अल्बुकर्क का। फिर आइलैंड ऑफ सोकोट्रा यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में आइलैंड ऑफ सोकोट्रा है, ये भी कंट्रोल में ले लिया। फिर मेनी और सारे ईस्टर्न, यहाँ पे बहुत सारे अफ्रीकन पोर्ट को कंट्रोल में ले लिया अल्बुकर्क ने। तो ऐसा करके इन्होंने ये पूरा एरिया, ये पूरा और एक इंपॉर्टेंट पोर्ट, यहाँ से ये जो मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ इसका कंट्रोल ले लिया। मलक्का स्ट्रेट से इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होता था, ये सारी चीज़ कंट्रोल में ले लिया। मतलब ये पूरा एरिया कंट्रोल में चला गया अल्बुकर्क का। ठीक है, उसका प्लान यही था कि सारे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट है उसको कंट्रोल में लेके इंडिया और एशिया और अफ्रीका के बीच में जो भी ट्रेड होता है पूरा ट्रेड का कंट्रोल लेना, और इंडियन ओशन के थ्रू जो भी ट्रेड होता है, ओरिएंट कॉमर्स होता है, उसका कंट्रोल लेना। ठीक है, जब सी के थ्रू जब ट्रेड होता है उसको ओरिएंट कॉमर्स बोलते हैं, बाकी लैंड में तो ट्रेड होता ही है। ठीक है, ऐसे करके एस्टेब्लिश्ड डोमिनियंस ओवर टोटल इंडियन ओशन, टोटल इंडियन पूरा इस एरिया में अल्बुकर्क का दबदबा पूरा कंट्रोल में आ गया था, पूरा चालू हो गया था दबदबा। ठीक है, एक बार इस एरिया को हम फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ से अल्बुकर्क का एरिया था। तो ये पर्शियन गल्फ हो गया, फिर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, ये पर्शियन गल्फ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ये सारे बे ऑफ बंगाल, ये सब करके ये सारे एरिया पे अल्बुकर्क का पूरा ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर, ओरिएंट कॉमर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल आ गया था। ठीक है, फिर ये निनोदा कुन्हा आए, इन्होंने 1529 से 1538 तक थे इंडिया में। इन्होंने क्या किया, पहले जो हेड क्वार्टर था पोर्तुगीज़ का ये शिफ्ट करवा दिए। कहाँ करवा दिए, कोचिन से गोवा में इन 1530 में। ठीक है, फिर पोर्तुगीज नेशनल्स को जो पोर्तुगीज लोग हैं उनको ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, हुगली में बंगाल, ये अगर इंडिया में देखें तो ये है बंगाल, इस जगह पे है बंगाल के अंदर पोर्तुगीज लोगों को बसाने लगे। ठीक है, और गुजरात ट्रेड वाज बैडली इम्पैक्टेड ड्यू टू ग्रोइंग पोर्तुगीज ट्रेड।
और यहाँ पे अगर यहाँ पे गुजरात का जो ट्रेड था ये पुर्तगालियों के थ्रू बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे सारे कंट्रोल पुर्तगालियों ने लेके रखा था समुंदर का। तो अगर बिजनेस करना भी है गुजराती ट्रेडर को, वो थ्रू पुर्तगीज ही करना है। इसीलिए इसी वजह से गुजरात का जो ट्रेड था वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो रहा था। तो अब क्या किया, अब ये जो रूलर था, तो पहले भी हम देखे थे जो बहादुर, जो अभी इस टाइम पे निनोदा कुन्हा के टाइम पे जो रूलर था गुजरात के, जो जिनका नाम था बहादुर शाह, इन्होंने क्या किया, पहले क्या किया, इन्होंने ऑटोमैन टर्क, इन्होंने सपोर्ट मांगा। कहाँ से? ऑटोमैन टर्क। तो मतलब ये है गुजरात, यहाँ से ये जो ऑटोमैन एम्पायर चल रहा था इधर, इनसे हेल्प मांगा। तो तब ऑटोमैन टर्क ने क्या किया, ऑटोमैन टर्क मतलब वन टाइप ऑफ अरब्स। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 टर्किश मिलिट्री ऑफिसर को भेजा गुजरात में, ठीक है। तो उनमें से एक ऑफिसर का नाम क्या था, रूमी खान। ये रूमी खान बाद में दीव, ये जो इलाका है दीव गुजरात में, दीव का गवर्नर भी बना, ठीक है। ये रूमी खान बहुत खतरनाक ऑफिसर थे। इन्होंने 1531 में, ठीक है, निनोदा कुन्हा गुजरात में जो अटैक किया था उसको रेजिस्ट भी कर लिया था। तो क्या हुआ यहाँ पे, निनोदा कुन्हा के वजह से पुर्तगीज ट्रेड जब फैल रहा था, उससे वजह से उसके कारण इनको गुजरात के अंदर जो ट्रेड हो रहा था उसको बहुत भारी नुकसान हो रहा था, ठीक है। तो तब निनोदा कुन्हा ने, गुजरात के जो रूलर थे उस टाइम बहादुर शाह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑटोमैन टर्क से हेल्प मांगा कि जैसे आप लोग हमें हेल्प कीजिए और हम पुर्तगालियों का जो एग्रेशन है ट्रेड के ऊपर उसको हम रोकेंगे। तो निनोदा कुन्हा को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुर्तगीज गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर था उसको शिफ्ट किया। कहाँ से कहाँ? कोचीन से गोवा 1530 में कोचीन से गोवा इन्होंने शिफ्ट करवा दिए थे। जो हेडक्वार्टर है, जो पुर्तगीज गवर्नमेंट का, इंडिया में जो पुर्तगीज गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर था उसको इन्होंने शिफ्ट करवा दिए थे, ठीक है। उसके बाद हुगली में, वेस्ट बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर जो हुगली एरिया है जो यहाँ पे है, तो उस एरिया में पुर्तगीज नेशनल को बसाने लगे, ठीक है। उसके बाद गुजरात का जो ट्रेड था उसको खूब बुरी तरीके से इफ़ेक्ट किया, बैडली इफ़ेक्ट हुआ गुजरात का जो ट्रेड पुर्तगीज के थ्रू, क्योंकि ये जो गुजरात के आसपास जितना भी समुंदर था उसका कंट्रोल पुर्तगाल के हाथ में था। उसके बाद तो ये जब चल रहा था, ये जब पुर्तगाल, उस टाइम गुजरात का जो रूलर था उनका नाम था बहादुर शाह। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑटोमैन एम्पायर से हेल्प मांगा, बोला कि आप लोग हमें हेल्प कीजिए, हम लोग पुर्तगाल का जो एग्रेशन है ट्रेड के ऊपर, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। तो ऑटोमैन एम्पायर ने क्या किया, ऑटोमैन एम्पायर ने 2 टर्किश मिलिट्री ऑफिसर को यहाँ गुजरात में भेजा। उनमें से एक का नाम था रूमी खान। ये एक कैपेबल और ख़तरनाक ऑफिसर भी थे। बाद में इन्होंने गुजरात के अंदर जो दीव एरिया है, यहाँ मैप के अंदर देखें तो ये है दीव, तो ये दीव का गवर्नर भी बना, ठीक है। और 1531 में जब निनोदा कुन्हा ने गुजरात को अटैक किया था दीव में, तब ये निनोदा कुन्हा का जो अटैक था उसको रेजिस्ट भी किया, उसको रोक भी लिया था। तो ये इसके बाद क्या हुआ, उसी टाइम पे एक दूसरा इंसिडेंट भी हो रहा था। तो उस टाइम दिल्ली में मुगल्स का राज था, दिल्ली सल्तनत में मुगल्स का राज था। मुगल का उस टाइम का किंग था हुमायूं। तो हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने गुजरात को अटैक करने के लिए प्लान बना के रखा था, जब भी मौका मिले गुजरात को हम अटैक करेंगे। तो उसी टाइम ये बात गुजरात का जो रूलर थे बहादुर शाह को मालूम पड़ा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक अलग से दिमाग लगाया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रीटी ऑफ बेसिन करके एक ट्रीटी किया। किसके साथ? 1534 में ट्रीटी ऑफ बेसिन किया। डिफेंसिव ऑफेंसिव अलायंस था। किसके साथ? निनोदा कुन्हा। पहले निनोदा कुन्हा के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने टर्किश ऑफिशियल को बुलाए, लेकिन बाद में जब देखा ये हुमायूं ज़्यादा ताकतवर है और वो गुजरात के ऊपर अटैक करने वाले हैं, तब जाके क्या किया, उन्होंने पुर्तगाली निनोदा कुन्हा उनके साथ ट्रीटी कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है निनोदा कुन्हा भी बहुत कम शक्तिशाली नहीं है, वो भी बहुत पावरफुल है। निनोदा कुन्हा भी पावरफुल है। अगर उसके साथ मार्च कर गए तो हुमायूं जब यहाँ पे गुजरात पे अटैक करेगा तो उस अटैक को हम लोग रेजिस्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो ये डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब क्या है? डिफेंसिव ऑफेंसिव अलायंस का मतलब ये है, जब गुजरात को किसी दूसरे राजा और दूसरे रूलर जब अटैक करेगा गुजरात को, तब भी निनोदाकुना डिफेंस करेगा गुजरात के लिए, और जब गुजरात आगे जाके किसी और राज्यों को अटैक करेगा तब ऑफेंस भी करेगा गुजरात के साथ निनोदाकुना। ठीक है, तो ये है डिफेंसिव ऑफेंसिव अलायंस। डिफेंसिव ऑफेंसिव अलायंस मतलब निनोदाकुना गुजरात के लिए डिफेंस भी करेगा, और अगर गुजरात किसी और राज्यों को अटैक करे और रूलर को अटैक करे गुजरात ने, तब गुजरात के साथ दूसरे उस रूलर को भी अटैक करेगा निनोदाकुना। ठीक है, ये है डिफेंसिव ऑफेंसिव अलायंस। तो एज पर द ट्रीटी, जब ये ट्रीटी हुआ तब दीव जो एरिया है वो इन्होंने बहादुर शाह ने पोर्तुगीज़ों को दे दिया। फिर बहादुर शाह क्या किया? बहादुर शाह ग्रांट द आइलैंड ऑफ बेसिन टू पोर्तुगीज वसाई आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई। ये जो एरिया है ना भसीन, मुंबई के आउटस्कर्ट में, तो ये एरिया भी बहादुर शाह ने क्या किया? उनको दे दिया, पोर्तुगीज़ों को दे दिया, ग्रांट कर दिया। दीव भी दे दिया और ये वसाई आइलैंड भी दे दिया, और जिनका नाम था आइलैंड ऑफ वेसिन। ये अगर मैप में देखें, ये है वेसिन, ये जगह भी दे दिए। और इसके बदले में क्या दिया? पुर्तगाली ने क्या दिया? और बहादुर शाह को क्या दिया? उन्होंने दिया सपोर्ट अगेंस्ट मुग़ल जब अटैक करेंगे तो ये लोग गुजरात को सपोर्ट करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ? ट्रीटी के बाद पुर्तगालियों ने क्या किया? दीव में अपना फोर्ट बनाया। मुग़ल ने जब अटैक किया गुजरात को, तब बहादुर शाह को सपोर्ट किया, रिपेंट किया, और मुग़लों को भगा दिया गुजरात से। ठीक है, तो ये हुआ। फिर जब निनोदा कुन्हा यानी पुर्तगालियों के हेल्प से जब बहादुर शाह ने मुग़लों को गुजरात से भगा दिया, तब उसके बाद बहादुर शाह की दिमाग में ये आया कि वो फिर से ट्रीटी ऑफ वेसिन को रीनेगोशिएट करेंगे। किसके साथ? निनोदा कुन्हा के साथ, यानी पुर्तगालियों के साथ ट्रीटी ऑफ वेसिन को रीनेगोशिएट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि मुग़लों को निनोदा कुन्हा के हेल्प लेने के बाद, मुग़लों को जब गुजरात से बहादुर शाह ने भगा दिया, उसके बाद उसके दिमाग में ये आया, अगर हम लोगों की ये कोशिश, हम लोगों की ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे, तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग धीरे धीरे करके सारे टॉपिक के ऊपर, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग कंटेंट और वीडियो लेके आएंगे, और हम लोगों की ये सारे कंटेंट की जो भी PDF है वो हम लोगों के टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और आज का जो टॉपिक था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद के जो वीडियो है उसमें हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके पढ़ाई करेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट। नेगोशिएट करेंगे इनके साथ, पुर्तगालियों के साथ, तब ये जो हम वेसिन, आइलैंड ऑफ वेसिन और दीव दोनों जगह दे दिए, कुछ ज़्यादा ही दे दिए, इससे कुछ हम वापस भी ले लेंगे नेगोशिएट करके ट्रीटी को। लेकिन ये चीज़ पुर्तगालियों को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहादुर शाह को धोखे से बोला कि आप आ जाइए, एक शिप में इनवाइट किया कि आप आ जाइए, हम वहाँ बैठ के रीनेगोशिएट करेंगे। तो बहादुर शाह उस शिप में गए रीनेगोशिएट करने इस ट्रीटी को, लेकिन पुर्तगालियों ने पहले से प्लान बना के रखा था। जब वो शिप में पहुँचे उनको मार दिया गया, बहादुर शाह को मार दिया गया, क्योंकि एक बार आप ट्रीटी कर लो, फिर अपने ट्रीटी को फिर रीनेगोशिएट कर लो, अपने बात से मुकर जाओ, तो ये चीज़ पुर्तगालियों ने पहले से ही अच्छी तरीके से, अच्छे दिमाग से नहीं लिया था। तो उन्होंने पहले से प्लान बना के रखा था ये बहादुर शाह को मारने का। तो उनको धोखे से इनवाइट किया एक शिप में उस डिनर के लिए, और फिर वहाँ पे उनको मार दिया। तो यही था पहला चैप्टर, पहला टॉपिक, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। पहली बार जो भारत में यूरोपियंस आए थे वो पुर्तगाली ही थे, उन्होंने पहली बार इंडिया में आया। फिर उसी रास्ते को पकड़ के फिर एक एक करके डच आया, ब्रिटिश आया, फ्रेंच आए, ये सारे लोग आए। बाद में ब्रिटिशर ने इंडिया को उसी रास्ते को फॉलो करके इंडिया में आए और इंडिया को अपने कॉलोनी बना लिए।
अगर हम लोगों की ये कोशिश, हम लोगों की ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग धीरे धीरे करके सारे टॉपिक के ऊपर, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग कंटेंट और वीडियो लेके आएंगे। और हम लोगों की सारे कंटेंट की जो भी PDF है वो हम लोगों के टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और आज का जो टॉपिक था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद के जो वीडियो है उसमें हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके पढ़ाई करेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।